वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से निकाले गए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से संबंधित पहला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है और कारण आर है वित्तीय आपातकाल न्यायिक समीक्षा से परे है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो कारण आर गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम दिया हुआ है ऑप्शन ए में, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला कथन। दूसरा पहले वीवी गिरी आए थे और उसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक और उसके बाद में बीडी जत्ती और उसके बाद में फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता से संबंधित है। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता से संबंधित है अनुच्छेद 173। राइट आंसर है बी। और अनुच्छेद 174 का संबंध है राज्य के विधानमंडल के सत्र विघटन से संबंधित और अनुच्छेद 175 का संबंध है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए और अनुच्छेद 176 का संबंध है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में जानकारी देना। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, अनुच्छेद 173। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायी संबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 246। अनुच्छेद 246 राज्य विधायी संबंध से संबंधित है। बाकी के अनुच्छेद 257 इसका संबंध है राज्य प्रशासनिक संबंध से और अनुच्छेद 252 का संबंध है राज्य वित्तीय संबंध से और अनुच्छेद 46 का संबंध है राज्य विधायी संबंध से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से कौन कौन से विषय समवर्ती सूची से संबंधित हैं। तो समवर्ती सूची से संबंधित विषय हैं केवल चौथा, मतलब मादक द्रव्य और विष। राइट आंसर है केवल चौथा सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मादक द्रव्य और विष इस समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में ऑप्शन ए राइट आंसर है, यह लैटिन भाषा से लिया गया है। राइट आंसर है केवल पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, यह रिट किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना से हुई गिरफ्तारी में नहीं जारी किया जा सकता है। तो दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस भाग में नहीं बांटा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ऑप्शन सी राइट आंसर है, आर्थिक नीति निदेशक तत्व इस भाग में नहीं बांटा गया है। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति द्वारा
की गई थी, किंतु सरकार ने इसे मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल कर्तव्यों के अनुपालन न होने पर दंड का प्रावधान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विषयों में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, पहला और चौथा। संसद में गणपूर्ति और संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, इन विषयों में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है। पहला और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम है? तो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम है केरल राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केरल राज्य में लोकसभा की सीटें हैं 20 और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28। कर्नाटक में है 28 और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29, यहाँ पे है 29 और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 25। राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, केरल। अगला है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्यसभा सीटें। तो पंजाब राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 7 और केरल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 9 और झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 6 और गुजरात राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 11। राइट आंसर है यहाँ पे, राइट आंसर होगा बी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र राज्य को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, 1963 में। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन चुनना है। यहाँ पे राइट आंसर है डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ना तो दूसरा और ना ही पहला कथन सही है। सही कथन होगा 16 अक्टूबर, इसमें जनवरी दिया हुआ है, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया और संविधान में इस आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल खत्म होने के बाद निम्नलिखित में से किस पद को धारण कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल खत्म होने के बाद ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे गलत कथन की पहचान करनी है, तो असत्य कथन ऑप्शन बी में राइट आंसर है, केवल दूसरा कथन असत्य है। दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। वर्ष 2004 में यह स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आया और इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के शपथ से संबंधित है?
संसद सदस्यों के शपथ से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 का संबंध संसद सदस्यों के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 98 का संबंध है संसद के सचिवालय से संबंध। अनुच्छेद 98 ये संसद के सचिवालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 87 यह संसद के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। और अनुच्छेद 93 यह संघ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ये अनुच्छेद 99। ये संसद सदस्यों के शपथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार देश के नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है? ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये अधिकार देश के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ मामलों में दोष सिद्धि और गिरफ्तारी से संरक्षण, और यह देश के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 29 इसका संबंध अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति से है। और अनुच्छेद 19 का संबंध है, यह सभी मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध संचार, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार भी केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ए अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न में से कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका शुरू की गई? द्विसदनीय व्यवस्थापिका ये शुरू की गई है, ऑप्शन सी 6 राज्यों में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। तो सूची फर्स्ट में प्रांत दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित सदस्य संख्या दी हुई है। तो मद्रास प्रांत के 49 सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे और बॉम्बे के 21 सदस्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। मद्रास के 49 और बॉम्बे के 21, और पश्चिम बंगाल के 19 और बिहार के 36 सदस्य संविधान सभा में, बिहार के 36 और पश्चिम बंगाल के 19 इस संविधान सभा में निर्वाचित किए गए थे। और इसके अलावा संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे और संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से ही थे। तो इसका सही सुमेलन है मद्रास सदस्य संख्या 49, बॉम्बे सदस्य संख्या 21 और पश्चिम बंगाल सदस्य संख्या 19 और बिहार ये 36 सदस्य संख्या है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं। सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिया हुआ है और सूची सेकंड में जिलों की संख्या दी हुई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन विभाग ने प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा है। तो ये क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक 30 जिले आते हैं। तो ये पश्चिमी क्षेत्र का संबंध 30 जिलों से है। और पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले आते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र 28 जिलों से है। और केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले आते हैं, केंद्रीय क्षेत्र में 10। और बुंदेलखंड इसमें आते हैं 7 जिलों की संख्या। तो सुमेलन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में 28, केंद्रीय क्षेत्र में 10 और पश्चिमी क्षेत्र से 30 और बुंदेलखंड में 7 जिलों की संख्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन विधानसभा अध्यक्ष बना था? तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे नफीकुल हसन। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नफीकुल हसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद का 2 बार सभापति रहा है? तो इसका राइट आंसर है सी वीरेंद्र स्वरूप। वीरेंद्र स्वरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 बार सभापति रहे हैं।
राइट आंसर है सी वीरेंद्र स्वरूप। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तो उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन है ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। यह दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है और इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से जनवरी तक रहती है और कारण है प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है बी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से जनवरी में रहती है, यह कथन गलत है और कारण आर है प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु ये रहती है, शीत ऋतु रहती है उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक, तो इसीलिए कथन ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु वर्गीकरण में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मंडल को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, मेरठ मंडल को। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु वर्गीकरण में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में मेरठ मंडल को शामिल किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मेरठ मंडल। अगला प्रश्न है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है शारदा नदी के दक्षिणी तट पर, ऑप्शन बी राइट आंसर है शारदा नदी के दक्षिणी तट पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शाखा का संबंध निचली गंगा नहर से नहीं है। निचली गंगा नहर से शाखा का संबंध नहीं है माठ शाखा का, ऑप्शन डी राइट आंसर है माठ। बाकी के फर्रुखाबाद शाखा, बेवर शाखा और भोगनीपुर शाखा, इनका संबंध निचली गंगा नहर से है। अगला प्रश्न है आगरा एक्सप्रेसवे निम्न में से कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो आगरा एक्सप्रेसवे ये गुजरता है 10 जिलों से होकर, ऑप्शन सी राइट आंसर है 10। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी कि गलत संगत पूछा गया है। तो एक तरफ लघु परियोजना है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद दिए हुए हैं। तो गलत सुमेलन यहाँ पे है कर्मनाशा का गाजीपुर, तो गाजीपुर ना होकर के यहाँ पे राइट आंसर होगा चंदौली। कर्मनाशा लघु परियोजना का संबंध है चंदौली से, चंदौली जनपद से, और खैरी का संबंध सहारनपुर से है, ये सही सुमेलन है। माधो द्वितीय का संबंध ये शाहजहाँपुर से है और डुंडा का संबंध ये पीलीभीत से है। अगला प्रश्न है देश की निम्नलिखित हाथी रिजर्वों को उनकी स्थापना के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए। यहाँ पे हाथी रिजर्वों का सही अवरोही क्रम होगा ऑप्शन ए में दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यानी कि इतांकी ये हाथी रिजर्व 2005 में स्थापित किया गया था और अनाई मलाई इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, और फिर आएगा चौथा शिवालिक, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, और फिर उसके बाद आएगा मयूरांज हाथी रिजर्व, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। राइट आंसर है ए राइट आंसर है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो राइट आंसर है इसका बी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की स्थापना सबसे पहले की गई थी, राइट आंसर होगा इसका बी इंद्रावती टाइगर रिजर्व।
और ओरांग टाइगर रिजर्व ये असम में स्थित है, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और इंद्रावती, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई है, 1982 से 1983 में स्थापित किया गया था। और भद्रा, इसकी स्थापना कर्नाटक में की गई है 1998 से 1999 में। और बलिगिरी रंगनाथ हिल्स, इसकी स्थापना 2012 में की गई है कर्नाटक में। राइट आंसर यहाँ पे बी इंद्रावती है। अगला प्रश्न है, देश में प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो देश में प्रशासनिक आधार पर वनों को, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर है 3, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 भागों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को कब से कब तक के लिए लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को 2017 से 2031 तक के लिए लागू किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 2017 से 2031। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? प्राथमिक प्रदूषक हैं ऑप्शन डी पहला और तीसरा, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में फसल दी हुई है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित प्रजाति है। तो धान की प्रजाति है सीता, सीता एक धान की प्रजाति है। और मक्का की प्रजाति है प्रकाश। और बाजरा की ये प्रजाति है WCC75। और अरहर की प्रजाति है पारस। तो यहाँ पे सही सुमेलन होगा धान का सीता और मक्का प्रकाश। बाजरा का संबंध है WCC75 से और अरहर का संबंध है पारस से। अगला प्रश्न है, धान का झोंका ब्लास्ट रोग, धान का झोंका ब्लास्ट रोग निम्न में से किस कवक के कारण होता है? तो धान का झोंका ब्लास्ट रोग ये होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, पिरिकुलेरिया ओराइजी, इस कवक के कारण होता है। पिरिकुलेरिया ओराइजी कवक के कारण धान का झोंका ब्लास्ट रोग होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है मुंबई में, ऑप्शन ए राइट आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, टमाटर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को माना जाता है? तो टमाटर का जन्म स्थान माना जाता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को, ऑप्शन बी राइट आंसर है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन का मुख्य कार्य नहीं है? भारत में कृषि विपणन का मुख्य कार्य नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, वित्त की व्यवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, वित्त की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऑप्शन सी राइट आंसर है, नियोजन विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, नियोजन। व्यष्टि शास्त्र के अंतर्गत नियोजन विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो ये कहा था रॉबर्टसन ने, ऑप्शन डी राइट आंसर है, रॉबर्टसन ने कहा था मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन पहला है, प्रत्येक कर दायित्व को व्यक्ति किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। प्रत्येक कर दायित्व को व्यक्ति किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। और कारण आ रहा है, पूंजीगत लाभ कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे राइट आंसर है बी,
कथन दोनों सही हैं, लेकिन कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संदर्भ में ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो सही कथन होंगे तो यह कर, पहला कथन होगा इसका, जिसका सही रूप होगा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, यह उपभोक्ता तथा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक एकल कर है। और दूसरा कथन का सही रूप होगा जीएसटी उस राज्य में लगाया जाता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है, ना कि जहां उनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर है डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है अनुज्ञप्तिकरण निम्न में से किसकी विशेषता है। तो ये विशेषता है ऑप्शन ए राइट आंसर है उदारीकरण की। राइट आंसर होगा ए उदारीकरण। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन पर सुझाव देने के लिए किस वर्ष अलेक्जेंडर समिति का गठन किया था। तो अलेक्जेंडर समिति का गठन किया गया था 1977 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है 1977। अगला प्रश्न है एग्जिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। तो एग्जिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, केवल पहला कथन सही है। इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी और यह बैंक विदेशों में निवेश के लिए ऋण प्रदान करता है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, इस कारण ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहन एवं क्रमबद्ध विकास के लिए गठित बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष होता है ऑप्शन सी वाणिज्य सचिव। राइट आंसर है सी वाणिज्य सचिव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए SDG 6 ये लैंगिक समानता से संबंधित नहीं है। तो SDG 6 इसका संबंध होता है पानी और स्वच्छता से। यहाँ पे लैंगिक समानता गलत हो जाएगा। लैंगिक समानता का संबंध होता है SDG 5 से, SDG 5 से। और SDG 9 का संबंध है लचीली अवसंरचना से। और SDG 13 का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। और SDG 7 का संबंध है टिकाऊ ऊर्जा से। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट का संबंध निम्न में से किससे है। तो अर्थव्यवस्था में बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट का संबंध है निवेश से। ऑप्शन डी राइट आंसर है निवेश से। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। पहला कथन है प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्ध वृत्त होती है। और दूसरा कथन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो पहला और दूसरा कथन ये सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है, ऐसा मैंने कहीं एक बार पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बुक में तो दिया हुआ है ए और 2 सही है, तो एक बार आप लोग चेक करके देख लेना कि यहाँ पे क्या सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका।
अगला प्रश्न है लैपिली और प्यूमिस का संबंध निम्न में से किससे है? तो लैपिली और प्यूमिस का संबंध है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ज्वालामुखी से। राइट आंसर है सी, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन सी भू आकृतियां हिमानी द्वारा निर्मित हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, पहला और दूसरा, यानी कि रीट और एस्कर, ये भू आकृतियां हिमानी द्वारा निर्मित हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। तो सूची फर्स्ट में मौलिक चट्टान दिया हुआ है और सूची सेकंड में रूपांतरित रूप दिया हुआ है। तो चूना पत्थर इसका रूपांतरित रूप होता है। तो यहाँ पे सही मिलान होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर, और बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट से संबंध है, और बेसाल्ट का सिस्ट रूपांतरित रूप है, और स्लेट का फाइल्स। तो चूना पत्थर संगमरमर, बालुका पत्थर क्वार्टजाइट, और बेसाल्ट सिस्ट और स्लेट फाइलाइट्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन कौन सी पवनें ठंडी प्रकृति की हैं? तो ठंडी प्रकृति की पवनें हैं, ऑप्शन बी में राइट आंसर है, पहला और तीसरा, यानी कि जोरान और पैम्पेरे, जोरान और पैम्पेरो, ये पवनें ठंडी पवनें हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पहला और तीसरा, जोरान और पैम्पेरो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन है, दोनों कथन असत्य हैं। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का एक सबसे बड़ा देश है, ये कथन असत्य है, और ईरान दक्षिण पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो ये दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि इसका सही कथन होना चाहिए सऊदी अरब जो है ये दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, और ईरान जो है ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोनों उल्टा लिखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है और सऊदी अरब दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। अफ्रीका महाद्वीप के देशों का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित क्रम है। पहले आएगा मारिटानिया, और फिर उसके बाद में आएगा माली, और फिर उसके बाद में आएगा नाइजर, और फिर उसके बाद में आएगा चाड। राइट ऑप्शन होगा ए, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है जाम्बेजी नदी निम्न में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो जाम्बेजी नदी ये केन्या में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, केन्या। बाकी जिम्बाब्वे, अंगोला और नामीबिया, इन देशों में जाम्बेजी नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कनाडियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो कनाडियन शील्ड के संदर्भ में असत्य कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल दूसरा कथन असत्य है, और दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। यह शील्ड निकेल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम और कोबाल्ट तथा तांबा के भंडार की दृष्टि से संपन्न है। और दूसरा कथन है इस शील्ड के उत्तर में मीठे पानी की 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, ईरी व ओंटेरियो पाई जाती हैं। तो ये वाला गलत है। इस शील्ड में प्रमुख रूप से ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावास्का और रेडियर और विनीपेग झीलें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल दूसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए
निम्नलिखित में से किस संकेत का प्रयोग किया गया है? तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, AS। इस संकेत का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है AS। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए, यानी कि गलत कथन की पहचान करनी है। तो असत्य कथन है ए, देश से मानसून की वापसी को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, ये कथन गलत है। और दूसरा कथन है, समुद्र से दूरी बढ़ाने के साथ देश में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो ये दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, असत्य कथन होगा केवल पहला, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। गोदावरी नदी के संबंध में सत्य कथन ना तो पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, राइट आंसर होगा डी। सही कथन होगा, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और दूसरा कथन सही होगा, इस नदी की 75% द्रोणी ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ लौह अयस्क। तो उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क क्षेत्र है अमरकोट, और छत्तीसगढ़ राज्य का लौह अयस्क क्षेत्र है अरी डोंगरी, और कर्नाटक राज्य का लौह अयस्क क्षेत्र है तुमकुर, और गुजरात राज्य का लौह अयस्क क्षेत्र है खंडेरी। तो सही सुमेलन है उड़ीसा अमरकोट, छत्तीसगढ़ ओरी डोंगरी, और कर्नाटक तुमकुर, और गुजरात का खंडेरी। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, फूलबांस खनिज क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? तो फूलबांस खनिज क्षेत्र ये उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन सी राइट आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में सत्य कथन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। इनका निर्माण कुडम्पा क्रम की चट्टानों के पश्चात हुआ है, ये कथन सही है। और ये परतदार चट्टानें हैं, इसमें लिखा है ये परतदार चट्टानें नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए केवल सही होगा, पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित सहायक नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को उनके अवरोही क्रम में रखने पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि मानस, फिर उसके बाद में संकोश, और फिर उसके बाद में तीस्ता नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन ए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, और कारण आर है ये वन पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका सही होगा ए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, और ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, इसमें पूर्वी लिखा है तो कारण आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी और बरमो बांध निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? तो बाल पहाड़ी और बरमो बांध ये बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना के तहत, ऑप्शन डी राइट आंसर है, दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्युत ताप संयंत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सूरत
गढ़ का संबंध ये गुजरात राज्य से नहीं है। बाकी की गदरवारा इसका संबंध मध्य प्रदेश से है, पारस इसका संबंध महाराष्ट्र से है और कनिहा इसका संबंध उड़ीसा से है। तो सूरतगढ़ ये राजस्थान से संबंधित है और गुजरात में उकाई, गांधीनगर और साबरमती ये विद्युत ताप संयंत्र पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे संगत नहीं है, पहला वाला संगत नहीं है, बाकी के सारे सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से अवशेष या वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य और हाथी का कपाल खंड। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य और हाथी का कपाल खंड ये वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे और सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। सत्य कथन केवल पहला सही है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष का देवता था। तो ऋग्वैदिक काल में अंतरिक्ष के देवता सरस्वती थी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी सरस्वती। ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से अंतरिक्ष की देवी कहा जाएगा, ये सरस्वती थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के समय अवंती नामक शासक किस जनपद का निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के समय अवंतीपुत्र नामक शासक किस महाजनपद का था। तो अवंतीपुत्र नामक शासक ये ऑप्शन डी राइट आंसर है, सूरसेन महाजनपद का शासक था। राइट आंसर होगा डी सूरसेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक देव के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक देव के रूप में वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी मंजिम निकाय। मंजिम निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक देव के रूप में वर्णित किया गया है। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है निरून और सेहबन अधिनियम का संबंध निम्न में से किस मध्यकालीन शासक से है। तो इसका राइट आंसर होगा सी मोहम्मद बिन कासिम। निरून और सेहबन अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। तो वीर नारायण की उपाधि धारण की थी अमोघ वर्ष प्रथम ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अमोघ वर्ष प्रथम ने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले से बाद का क्रम होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। पहला आएगा गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण 1298 से 1299 में किया। और फिर उसके बाद में आएगा रणथंभौर पर आक्रमण। रणथंभौर पर आक्रमण ये किया 1301 ईस्वी में। और फिर उसके बाद में आएगा मालवा विजय। तो मालवा विजय अभियान ये रहा था 1305 ईस्वी में। और फिर उसके बाद में आएगा मारवाड़ विजय, ये हुई थी 1308 ईस्वी में। राइट आंसर है बी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना सबसे अंत में हुई थी। तो निम्नलिखित में से जिस राजवंश की स्थापना सबसे अंत में हुई थी वो है बरीद शाही वंश। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बरीद शाही वंश। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें।
तो विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में सत्य कथन है विजयनगर साम्राज्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये सही है। और विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा सभी वर्गों में प्रचलित थी, ये कथन सही नहीं है। और युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गंडपेद्र नामक आभूषण पैरों में पहनाया जाता था, तो ये कथन सही है। तो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है तृतीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन होगा केवल पहला कथन सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लॉली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था, तो ये पहला कथन सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। इसके अंतर्गत वर्ष 1761 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये कथन गलत है कि वांडीवास का जो युद्ध है वो हुआ था 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इलाहाबाद की द्वितीय संधि में शामिल नहीं है। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि में शामिल नहीं है। नवाब द्वारा कंपनी को 20 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई, ये कथन शामिल नहीं है। बाकी के शामिल हैं इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेज सेना अवध में रखी गई और कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। ऑप्शन सी शामिल नहीं था क्योंकि नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई थी और इसमें 20 लाख लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी गलत होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संधि सबसे पहले हस्ताक्षरित हुई थी। तो सबसे पहली संधि हस्ताक्षरित हुई थी बड़गांव की संधि, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बड़गांव की संधि। ये संधि 1779 ईस्वी में की गई थी और सालबाई की संधि ये 1782 ईस्वी में हुई थी और पुरंदर की संधि ये 1776 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी और बसीन की संधि ये 1802 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, बड़गांव की संधि ये सबसे पहले हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया निम्न में से किसने लिखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विलियम ली वार्नर, ऑप्शन डी राइट है। तो द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी गई है विलियम ली वार्नर के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों वायसरायों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले से बाद का क्रम होगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला और तीसरा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ये 1844 से 1848 ईस्वी तक रहे और उसके बाद में फिर आए थे पहले आएंगे राइट ऑप्शन है बी, पहला है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ये 1844 से 1848 ईस्वी तक रहे और उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग ये 1856 से 1857 तक रहे और फिर उसके बाद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये 1872 से 1876 तक भारत के वायसराय रहे। तो राइट आंसर होगा बी, एक, दो और 3। अगला प्रश्न है सूरत नमक आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो सूरत नमक आंदोलन ये शुरू किया गया था 1844 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर है 1844 ईस्वी। अगला प्रश्न है ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना ये की गई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, पी आनंद चार्लू के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका क्रमबद्ध रूप होगा ऑप्शन डी, तीसरा, पहला और दूसरा। तीसरा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका गठन हुआ था 1920 में
फिर उसके बाद में आएगा पहला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 1930 में किया गया था। और फिर आएगा कम्युनल अवार्ड, तो ये 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा 1932 में की गई थी कम्युनल अवार्ड की। तो राइट आंसर होगा इसका तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय नहीं घटित हुई थी? तो लॉर्ड जेम्स के समय घटित हुई नहीं घटना है मोपला विद्रोह। तो राइट आंसर है इसका डी, मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1853 में निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1853 में निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या में निम्नलिखित में से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या घटकर 24 से 18 कर दी गई थी, ये परिवर्तन किया गया था। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन है, केवल पहला कथन सही है। वायराइड में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, तो ये कथन सत्य है। बाकी प्रियॉन में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। प्रियॉन एक रोग संक्रामक कारण है जिसमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। तो और प्रियॉन की खोज स्टैनले प्रूसिनर ने की थी। तो राइट आंसर होगा इसका ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। प्रियॉन में न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से राइबोसोम के प्रकार होते हैं? राइबोसोम के प्रकार हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, दूसरा और तीसरा, 70S और 80S। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित रासायनिक संगठन को उनकी मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनकी मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम होगा बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा आएगा RNA, फिर उसके बाद में आएगा DNA और फिर आएगा विटामिन E और फिर उसके बाद में आएगा विटामिन K। तो राइट आंसर होगा बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, कथन ए है, पॉलीसेकेराइड्स अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं और कारण आर है मंड एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स है। इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही है? तो राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों कथन सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। पॉलीसेकेराइड्स अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, सही है, और मंड एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का प्रकार नहीं होता है? तो ऊतक का प्रकार नहीं होता है, ऑप्शन सी, त्वचीय ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर है, त्वचीय ऊतक का प्रकार नहीं होता है। बाकी उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, ये ऊतक के प्रकार होते हैं। त्वचीय ऊतक ये ऊतक का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, सिटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन का विषय है? तो सिटोलॉजी ये इसके अंतर्गत आहार विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आहार विज्ञान। और औषधि मात्रा विज्ञान इसके अंतर्गत ये इसके अध्ययन किया जाता है पोसोलॉजी के अंतर्गत। और ट्रिकोलॉजी के अंतर्गत केश विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और फाइटोलॉजी के अंतर्गत पादप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेपेटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस अंग की कोशिका है? तो हेपेटिक कोशिका ये यकृत की कोशिका है, यकृत अंग की कोशिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यकृत। अगला प्रश्न है, लोआ निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उत्तरदायी कारक है? तो लोआ फाइलेरिया के लिए उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पादप बीजों में सुषुप्त अवस्था में प्रोत्साहित करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स पादप बीजों में सुषुप्त अवस्था प्रोत्साहित करता है?
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल पादप बीजों में सुषुप्ता अवस्था प्रोत्साहित करता है। एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मात्रकों को उनके बढ़ते मान के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते हुए मान के अनुसार उनका व्यवस्थित क्रम होगा ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, यानी कि गीगा, उसके बाद में टेरा, और फिर उसके बाद में पेटा, और फिर उसके बाद में एक्सा आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन है इसमें से ऑप्शन बी राइट आंसर है। गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। तो ये कथन सत्य है, ऑप्शन बी सत्य कथन है। बाकी के ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर होगा बी, केवल बी ऑप्शन सही है। गति घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च अभिक्रियाशील धातु है? तो उच्च अभिक्रियाशील धातु है ऑप्शन ए कैल्शियम। राइट आंसर होगा ए कैल्शियम। अगला प्रश्न है, रोज मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नहीं होता है? तो रोज मेटल में ऑप्शन राइट आंसर है इसका बी, तांबा। रोज मेटल में तांबा संगठन नहीं होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, तांबा। अगला प्रश्न है, चांदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो चांदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, दोनों कथन असत्य हैं, पहला और दूसरा, क्योंकि चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है और इसके यौगिक सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। दोनों कथन असत्य हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन होंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। केवल तीसरा कथन सत्य है, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और ग्रामीण लिंगानुपात ये 949 है और शहरी लिंगानुपात ये 929 है। तो उल्टा लिखा हुआ है। राइट आंसर होगा केवल तीसरा कथन सही है, बाकी के पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक है या सबसे अधिक है? तो 10 की वृद्धि 2011 की जनगणना के अनुसार राइट आंसर होगा इसका डी, केरल राज्य की 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, केरल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन राज्यों की जनघनत्व में समान अंकों की वृद्धि हुई है? तो समान अंकों की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में जनघनत्व में समान अंकों की वृद्धि हुई है। सॉरी, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका आंसर रॉन्ग हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की जनसंख्या में समान अंकों की वृद्धि हुई है? तो जिन दो राज्यों की जनसंख्या घनत्व में समान अंकों की वृद्धि हुई है वो है उत्तराखंड और गोवा। तो ये राइट आंसर है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम होगा ऑप्शन बी में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है हिमाचल प्रदेश की, फिर उसके बाद में है महाराष्ट्र की, और फिर उसके बाद में है तमिलनाडु की, और फिर उसके बाद में कर्नाटक।
तो सही क्रम है बी, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा अवरोही क्रम के हिसाब से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता देश की अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता से कम है? राइट आंसर होगा इसका डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन विकल्पों से अलग है? तो अन्य तीन विकल्पों से जो विकल्प अलग है वो है ऑप्शन सी। राइट आंसर है 35। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ये रीजनिंग के स्टार्ट होते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। अब सीधा चलते हैं फिर से सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न अब शुरू होंगे। प्रश्न संख्या 126 से। तो प्रश्न संख्या 126 है, मई 2023 में रेचेप तैयप एर्दोगन ने तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। उनका संबंध किस पार्टी से है? तो उनका संबंध है ऑप्शन सी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के विश्व पर्यावरण दिवस के लिए मेजबान देश के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्ष 2023 के विश्व पर्यावरण दिवस के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कोटी दी आइवर और नीदरलैंड को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा इसका केवल पहला कथन सही है। देश में शोध की संस्कृति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2023 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अगले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को 50,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, या इस फाउंडेशन को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला कथन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने, ऑप्शन डी राइट आंसर है, पाकिस्तान को हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 23 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में किया गया और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में किया गया है और इस खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। खेल में 26 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 24 कांस्य पदक सहित कुल 66 पदक जीतकर पंजाब विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 65 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण वर्ष 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उद्घाटित किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र का नाम रखा गया है भारत मंडपम। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत मंडपम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकिल सेल उन्मूलन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो राष्ट्रीय सिकिल सेल उन्मूलन मिशन के संदर्भ में सत्य कथन है ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक इस देश से इस रोग को समाप्त करना है और इस मिशन की शुरुआत ये प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा इसका केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की ऑप्शन ए राइट आंसर है, 23वें संस्करण का आयोजन किया गया है। राइट आंसर है ए, 23वें।
अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली देश है? तो दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली देश है, राइट आंसर होगा इसका सी, भूटान। भूटान देश दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली देश है। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने कब पारित किया है? तो ये पारित किया गया है 7 अगस्त को, ऑप्शन डी राइट आंसर है, 7 अगस्त। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, राइट आंसर है बी, 2002 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया जाता है? तो वर्ष 2023 में राष्ट्रीय पोषण माह ये मनाया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1 से 30 सितंबर तक। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नए संसद भवन में किस दिन शुरू हुई है? राइट आंसर है 20 का 19 सितंबर 2023 को। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।